लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक सीट की खासी चर्चा रही। वह सीट थी नगीना और वहां से चुनाव लड़ रहे थे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अगर बात करें तो मुकाबले में बीजेपी तो थी ही, सपा और कांग्रेस और साथ में बसपा भी थी। लेकिन अपने नजदीकी मुकाबले में चंद्रशेखर आजाद ने जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको 1.5 लाख से ज्यादा मतों से हराया। कितना मुश्किल रहा नगीना का चुनाव? बहुत आसान था, क्योंकि जो संघर्ष किया भीम आर्मी ने, आज़ाद समाज पार्टी, और जिस तरह से हमारे लीडर लोगों ने वहाँ जाके काम किया। लोग कहते हैं कि अगर आप कोई जनता के हित का काम करते हो आपके काम नहीं आता, लेकिन मैंने जो जो लड़ाई लड़ी है, चाहे किसानों की हो, चाहे महिला पहलवानों की हो, चाहे एनआरसी की हो, सीए की हो, चाहे दिल्ली में टूटे गुरु रविदास घर की हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर की हो, चाहे नीट की हो, चाहे 69 शिक्षक भर्ती, वो सब मेरे काम आई। हर आदमी ने बेटा समझ के मुझे आशीर्वाद और प्यार दिया, वोट भी दी। और मैं क्योंकि एक गरीब परिवार से आता हूं, तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी उन्हीं लोगों ने जुटाए, क्योंकि चुनाव में पैसे खर्च होते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं नगीना की जनता का, और उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, मैं उसको पूरा जो है उस आशीर्वाद को से जो ताकत बनी है, उसको मैं जो है ज़िंदगी आखिरी समय तक जो है कर्ज मान के उसको चुकाता रहूँगा, चुकाने का काम करूँगा। लेकिन जो आपके साथी थे, चाहे सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, वो आपको एक सीट भी आपको नहीं दिया उन्होंने, और आपने ये लड़ाई पूरी अकेले लड़ी नगीना में। अच्छा हुआ नहीं दी, वरना ये होता कि मैं उनके दम पे जीत के आया। अब सबको पता है कि भीम आर्मी ने जो काम किया आज़ाद समाज पार्टी ने, वो लोगों के दिल में है और वो वोट में तब्दील हो चुका है। देश भर से हमारे लोग जो हैं, अब उनका मनोबल बढ़ा, और आप देखना आगे आज़ाद समाज पार्टी और आगे बढ़ती जाएगी। उत्तर प्रदेश में आपने खाता तो खोल लिया, लेकिन जो बसपा का जो है ग्राफ जो है, जो दलित राजनीति के लिए जानती है, बसपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है और उनका खाता तक नहीं खुल पाया इस बार। हम 2 सीटें लड़े हैं उत्तर प्रदेश में, एक नगीना और दूसरी डुमरियागंज। डुमरियागंज पे भी हमने 80,000 से ज़्यादा मत प्राप्त किए हैं। ये इस बात का स्पष्टीकरण है, जहाँ बिल्कुल एक तरफा चुनाव क्या तो अलायंस या भाजपा के बीच में होता, वहाँ भी अगर 80,000 वोट आज़ाद समाज पार्टी लेके गई है, तो जनता में जो है प्यार और विश्वास जो है वो बढ़ गया है। और मेरा ये मानना है कि हमें अब इस प्यार विश्वास को और मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश में हमारा बहुत मजबूत संगठन है, हमारी वजह से विपक्ष ने बहुत सारी सीटें जीती हैं, क्योंकि जब बात संविधान को बचाने की थी देश को, तो हमने उनकी मदद की। कोई एक भी सीट ऐसी नहीं जिस पर विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा होकर जो जीता है कि वहाँ वो बिना दलितों के जीता है, बिना पिछड़े वर्ग के लोग जीता है, बिना माइनॉरिटी के लोग जीता है। और ये सब लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे हमने यही रिक्वेस्ट की कि इस बार जो है संविधान को बचाने के लिए वोट करें। लेकिन जो दलितों को नेता कहे जाते हैं, आकाश आनंद वहाँ पर आए हुए थे, आपके खिलाफ भी उन्होंने बात कही कि मायावती ने भी आपको कहीं सपोर्ट नहीं, एक शब्द भी जीतने के बाद आपको बधाई तक उन्होंने नहीं दिया। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। अब उनका जो अधूरा काम है वो चंद्रशेखर आजाद को पूरा करना है। बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब का एक सपना था कि देश में बहुजन राज आए, और उसको चंद्रशेखर आजाद पूरा करेंगे। अभी तक आपने अनेक अनेक विचारधारा के लोगों को पार्लियामेंट में सुना है, वो अपने संस्कृति पे अपनी हिस्सेदारी बात करते हैं। अब आप जय भीम वालों को, जय मंडल वालों को, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को, सन ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, चंद्रशेखर आज़ाद को आप जो है अम्बेडकर वादियों को पार्लियामेंट में सुनेंगे कि वो संविधान के में जो मूलभूत अधिकार जनता को मिले और जो अभी तक नहीं मिल रहे हैं, वो उनको दिलाने के लिए किस तरह लड़ते हैं। आप बसपा सुप्रीमो को आशीर्वाद की बात करते हैं, लेकिन वो आपके लेकर जो एक शब्द वो नहीं बोलती हैं, मैं तो उनकी नाम भी नहीं लेती। मैं तो उनकी दीर्घायु होने की मंगल कामनाएं करता हूँ। देखो, वो बड़ी हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, और मैं उनका हमेशा जो है उनका सम्मान करता रहूँगा। ये जो काम है बहुजन आंदोलन का, ये इसका फैसला संघर्ष करता है। समाज अपने आप फैसला कर रहा है कि वो इस समय आज की परिस्थितियों में किसके जरिए लड़ाई लड़ना चाहता है। समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया है, और समाज ने मुझे 2022 में विश्वास दिया था कि इस बार हम बहन जी को मौका देंगे, लेकिन उसके बाद आपको अब मौका देंगे। आपसे भी उम्मीद करेंगे आप करके दिखाएं। अब मुझे मौका मिला है, तो मैं देखिए किस तरह से उनके लिए लड़के दिखाता हूँ। तो उत्तर प्रदेश में तो माना जाए कि जो ज़मीन है, जो दलित राजनीति कर सकते 9% से ज़्यादा कम से कम है, तो वो सारे अब आपके हिस्से में सबको आएंगे। जितने उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हैं, वो सभी उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद जो असेंबली के चुनाव आ रहे हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उनको भी हम सारी सीटों पर लड़ेंगे। अब आज़ाद समाज पार्टी को हम एक्सटेंड करेंगे, और हमारा बहुत पुराना मजबूत संगठन है 7-8 साल से भीम आर्मी का, उसी को हम आज़ाद समाज पार्टी में जो है परिवर्तित करके उस भीम आर्मी को हमारे जो है की मेकर की पोजीशन में रहेगी। और आज़ाद समाज पार्टी राजनीतिक दल के तौर पे अब हम सभी चुनाव जो है लड़ेंगे, और जो अपनी ज़मीन है, वोट हमारा राज तुम्हारा, इस बात को ध्यान में रखते अपनी ज़मीन, अपनी ताकत हासिल करेंगे। 2 खेमे बन गए हैं अगर देश की बात करें तो, एक तो इंडिया ब्लॉक है और दूसरा एनडीए है। तो आप किधर अपने आप, किसी ने संपर्क किया आपसे? कबीरदास जी ने कहा है, ना ही किसी से दोस्ती, ना ही किसी से बैर।
हम भारतीय संविधान के साथ है। कोई भी सरकार चाहे स्टेट की हो, जो आज का जिनको विपक्ष आप कह रहे हैं, अगर उनके सरकार है कहीं स्टेट में, वहाँ अन्याय होगा, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी काम होगा, या सेंटर की सरकार जो अब रिफॉर्म होने वाली है, अगर वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी काम करेगी, हम सबसे अपना विरोध दर्ज कराएंगे और हम किसी भी कीमत पे जो है चुप नहीं होकर बैठेंगे। अगर कुछ भी संविधान के विरोध में होगा या जनहित के विरोध में होगा, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे आदिवासी हो, न्याय पसंद सामान्य जाति के लोग हों, जिसके खिलाफ भी कुछ होगा, महिलाओं के खिलाफ, क्या दोनों ने आपसे हम फिर कह रहे हैं, हमारी लड़ाई जनता ने हमें वोट देके ना इनके लिए भेजा ना उनके लिए भेजा, हमें जनता ने अपने हितों की रक्षा के लिए भेजा, हम उनकी लड़ाई लड़े। दोनों में से किसके करीब पाते हैं, बीजेपी के करीब या कांग्रेस या सपा जो भी? उत्तर प्रदेश देश की महान जनता के करीब है और नगीना के लोगों को बधाई। बहुत जल्द यहाँ के कान उठा के आपके बीच आऊँगा और जो आपसे वादे किए उनके लिए संघर्ष करूँगा। तो संसद में क्या क्या मुद्दे उठाएंगे आप उसका? रोज बताएंगे आपको क्या क्या उठाना। नहीं, फिर भी खासकर दलित युवा जो हैं, एक युवाओं के लिए सबसे पहला मुद्दा बेरोजगारी जो है, और बहुत सारे ऐसे इशू जैसे प्रमोशन रिजर्वेशन है, जैसे जो है सीवर में जो हमारे लोग मर रहे हैं, जिस तरह एजुकेशन जो है प्राइवेट सेक्टर इतना मजबूत कर दिया गया है, बहुत सब चीज़ें जिन पे बात करनी, हेल्थ को जिस तरह से जो है प्राइवेट सेक्टर खड़ा करके, और आज जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ एक भी ऐसा हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज जहाँ गरीबों का आसान से इलाज हो जाए। अब देश के जब प्राइम मिनिस्टर मानते हैं कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, तो वो अपना बेहतर इलाज कहाँ कराएंगे? वो उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। बहुत कुछ है जिस पर लड़ना है और लड़ते रहना जब तक सरकारें जो हैं जनता के बारे में सोचना सुनना। 31 साल के बहुत संघर्ष के बाद आप यहाँ तक पहुंचे हैं, खासतौर से तब माने कि दलितों की आवाज जो है संसद भवन में पूरी तरह से। चरित्र को छोड़िए, सिर्फ दलित नहीं, वहाँ सिर्फ मुझे दलितों ने वोट नहीं दिया, वहाँ के मुसलमानों ने, पिछड़ों ने, किसानों ने, सब लोगों ने जो न्याय पर सबने वो दिया है। कब तक दलित दलित करते रहेंगे? प्रधानमंत्री को उनकी जाति का नेता बोलिए, अमित शाह जी को उनकी जाति का नेता बोलिए, और जो तमाम उत्तर प्रदेश हमारे मुख्य उनकी जाति, कब तक इस चरित्र को बदलिए। जनता का समर्थन हमें है, हमें 1.5 लाख वोटों जीते तो सिर्फ दलितों की वोट से जीते। दलितों की जान बचती है मुझ में, लेकिन उनके अलावा तमाम न्याय पसंद लोगों ने मुझे वोट किए और विश्वास से वोट किए, उस कर्ज को उतारना है। तो ये थे आज़ाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका ये कहना है कि वो जहाँ कहीं भी संविधान का हनन होगा उसकी आवाज़ उठाते रहेंगे। संसद भवन से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।